हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जी मास्टर क्लास में। मेरा नाम जयवीर सिंह शेखावत है। हम वर्क एनर्जी पावर पे लेक्चर बना रहे हैं। ये अपना तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने वर्क के बारे में डेफिनेशनल बात करी। उसके अलावा हमने डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करे और दूसरे लेक्चर में हमने एरिया अंडर द कर्व और वर्क के बारे में और भी कुछ बातें, यूनिट डायमेंशन वगैरह पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस के दोनों ही लेक्चर्स में। ये अपना तीसरा लेक्चर है और इसमें अपन आज क्या करने वाले हैं? आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज जो है जो वर्क में अपना जितना भी पढ़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। आप चाहो तो जाके देख सकते हो नीट जे मास्टर क्लास प्लेलिस्ट में, है ना। तो उस पर अपन क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए। आज का लेक्चर प्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस है। नीट लेवल के, एम्स लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस बेटा अपन आज करेंगे वर्क के ऊपर, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं कुछ निकाल लेता हूँ क्वेश्चन का है। चलो मैं सोच रहा हूँ कि पहला ही क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन से कर देते हैं। नीट 2021, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। क्या था? एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दे रखा था। ये डायग्राम है। इसमें आपको यहाँ पर ऐसे कुछ करके दे रखा है। ये पॉइंट को ए बोला गया है और थोड़ा सा और ऊपर ये पॉइंट को ए बोला गया है। ये पॉइंट को कहीं ना कहीं सी बोल दिया गया है और इस पॉइंट को बी बोला गया है, ठीक। मैं फट से एक डायग्राम बनाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको 2F0 बोला गया। इस पॉइंट को बी वाले की जो पॉइंट है उसको 3F0 बोला गया और ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है। क्लियर? जबकि यहाँ पर ए पर जो है, यहाँ पर बोला गया डी, बी पर 2D, सी पर 4D है, सी पर 3D, सी की निश्चित में यहाँ पर 3D। तो ये कुछ अपना क्वेश्चन है बेटा। हाँ, कुछ इसमें डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये है आपका नीट 2021 का सवाल। अब इसमें पूछा क्या है? द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। द वर्क डन विल बाय द फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू d टू x इक्वल टू 3d विल बी। तो अपने को पूछा है x1 d से लेके x2 3d तक कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए। इसके ऑप्शंस काफी बड़े बड़े हैं तो मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा। नीट 2021 का सवाल है ये, ठीक। आप सोल्व करिए और मैं भी करता हूँ हाथों हाथ, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। चलिए आप पोज करके सोल्व कर लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो क्या होता है कि बेटा अपना एक एलिप्स होता है, ठीक। एलिप्स में क्या होता है? बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया था आपको। ये एलिप्स का, जैसे ये ए होता है, ये बी होता है। तो एलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी। क्लियर? यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है आपको पता है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। लेकिन यहाँ पर अपने को ये एरिया पूछा है, ठीक, ए से लेके सी तक का, क्योंकि एरिया अंडर एफ एक्स करोगे उस वर्क। तो आपको ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा, ठीक। तो यहाँ से लेके जो ये वाला एरिया है, ये तो हो गया एक रेक्टेंगल जिसकी लंबाई कितनी है, डी से 3D मतलब 2D, डी से 3D टोटल एरिया कितना होगा, डी से 2D मतलब कि 3D मतलब कि 2D, और 4 से ये हाइट है कितनी, 2F0। तो ये है, ठीक। ये तो हो गया सिर्फ ये वाला इलाका। अभी ये वाला बाकी है। तो वो वाला इलाका कितना होगा, मैंने आपको बताया ये पूरा एलिप्स है और आपको दिख रहा होगा ये आधा एलिप्स है। तो आधे एलिप्स का एरिया क्या होगा, पाई बाय 2, मतलब कि इसका आधा, और ए और बी। अब ए और बी क्या है सोच के लाएंगे, देखिए। एलिप्स में क्या होता है, इसको बोलते हैं पूरा मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये है ए और इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, ये है बी। ए क्या है, 2D से 3D के बीच में, तो ए है अपना सिर्फ डी। क्लियर? और बी क्या है, 3F0 और 2F0 मतलब कि F0। तो ये है अपना F0। अब यही आपका आंसर है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, 4DF0 प्लस पाई बाय 2DF0, DF0 कॉमन ले लेंगे, डी और F0 कॉमन ले लेंगे, तो 4 प्लस पाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो ये एक अच्छा सवाल था। ये क्वेश्चन अपना नीट 2021 का सवाल। ओके, तो इट्स ए गुड क्वेश्चन। अब और क्वेश्चंस की वैरायटी को निकालते हैं। जो जो क्वेश्चन नीट में या एम्स में आए हुए होंगे, अपन ने पिछले 2 लेक्चर में भी ये सब सेक्शन कर लिए थे, तो बहुत ज्यादा अपने पास क्वेश्चन नहीं बच रहे, पर जितने भी और बच रहे हैं वो अपन करेंगे। प्लस मेरी तरफ से कुछ और
अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो तीसरा लेक्चर केवल अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ही होने वाला है। ठीक, एक सवाल है देखिए नीट 2011 का, एपीएमटी 2011 का सवाल है, जिसमें डायग्राम जो है वो इस तरीके से कुछ दे रखा है, छोटा सा ही डायग्राम है। यहाँ पे ऐसे कच करके ऐसे और ऐसे ऐसे कुछ कर रखा है। ये 2011 नीट का सवाल है। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है और यहाँ पर दे रखा है 2 न्यूटन ऑफ फोर्स। ये है 3, 7 और 12, 3, 7 और 12, ये 12 पॉइंट है। अब सवाल क्या है जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको। फोर्स F on the particle moving in straight line varies with displacement as shown in figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर। पूरे 12 मीटर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इसके ऑप्शन छोटे हैं तो मैं लिख देता हूँ 18, 21, 26, 13। 18, चलिए कोशिश कीजिए। कहाँ से कहाँ तक पूछा है? डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर, पूरे 12 मीटर का पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पे डॉट डॉट कर रखा था, मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं है, फोर्स यहाँ से शुरू हुआ है। तो बेसिकली बच्चों आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? एक तो ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया होगा आपका 3 से 4, 7, तो 4 इंटू ऊंचाई 2। ठीक, ये कितना है? 2। तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया प्लस हाफ इंटू 7 से 12, 5, हाफ इंटू 5 इंटू और हाइट कितनी है? 2, 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8 और 5 13, 13 जूल, जो कि है डी ऑप्शन। तो ये था अपना नीट 2011 का सवाल। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, सीधे सीधे आप एरिया निकाल कर सीधे सीधे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो ये था। इसके अलावा मुझे अगर कोई और नीट का क्वेश्चन मिल रहा है तो ठीक, वरना मैं अपनी पर्सनल वैरायटी पे चलती हूँ, मैं चलता हूँ। मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो अभी इसमें इतने ही हैं, है ना। बाकी अपन ने कर लिए थे। तो अब अपन आते हैं फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है इसमें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसे कुछ एग्जैक्टली तो क्या, मैं कॉन्सेप्ट खुद ही बना लेता हूँ और ऐसे आपके लिए कुछ नया सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ कहीं से इंस्पायर करके। और ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, चलो बंद कर देता हूँ। ये एक पार्टिकल है जिसका मास 4 kg है। ये ए वर्सेस एक्स कर्व है। अच्छे क्वेश्चन की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मुझे लगा कि नीट के करा दूं डायरेक्ट, तो फिर बाद में वो बटन खत्म होता है कि नीट वाली वैरायटी पहले वो करा दी। अब मेरी तरफ से हाँ कहीं से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, पर डेटा कुछ चेंज करूंगा। ए वर्सेस एक्स कर्व है, ये 2 कर लेते हैं, ये 4 कर लेते हैं, ये 6 कर लेते हैं और ये 10 कर लेते हैं। ठीक, ये स्लोप अलग हो सकता है, इसलिए ऐसे टेंशन मत लेना। ये है आपका 10, तो ये कर देता हूँ 20। चलो स्लोप सेम ही कर देता हूँ, ये 20 कर देता हूँ, ये 10 कर देता हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि 4 मीटर एक्स 4, 7 मीटर। ठीक है, तो अपने को पहले तो बताना है कि x इक्वल टू 6 मीटर तक कितना वर्क हुआ। फिर अपने को बताना है x इक्वल टू 10 मीटर तक कितना वर्क हुआ। आप लोग कोशिश करें, मैं इधर का बोर्ड मिटाता हूँ। लाइव की तरह ही समझे, पेन कॉपी निकालें और सोल्व करें। बहुत जल्द लाइव भी करेंगे, पर दिवाली के बाद। और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नीट जेई, हमारे चैनल के नाम से ही नीट जेई मास्टर क्लास 1, इस पे ऐड हो जाए। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लें और वहां पर पूछ सकते हैं, सर ये वाली चीज समझा, या कोई और भी आपके डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें। इसको पॉज करके मैं सोल्व कर देता हूँ, जगह होगी मेरे पास। चलिए, तो बेटा इसका एरिया निकाला जाए 0 से 6 का, तो मैं सीधा ट्रेपेजियम के थ्रू निकाल दूं। चलो आपके लिए निकालता हूँ धीरे धीरे। इसका एरिया होगा हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 2 इंटू 4, सॉरी 2 से 4, 2, 2 इंटू 10 20। यहाँ पे 4 से 6, हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो 10। तो ऊपर का एरिया आ रहा है 40, और यही आपका जो है एरिया है 40। ठीक, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन ही 40 मिलेगा, लेकिन 40 आंसर वर्क डन का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एरिया बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स कर्व का है, जबकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो बेसिकली क्या होता है कि एरिया इन दोनों के बीच का कर्व है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो तो हमें एरिया से मिल गया, तो वो मिला 40। तो वर्क डन होगा मास जो कि है 4 और एरिया है आपका 40, तो वर्क डन बेसिकली आएगा 160 जूल। क्लियर है, 160 जूल आएगा। ठीक, अब आपको अगर 10 मीटर तक का निकालना है तो ये एरिया भी निकालना पड़ेगा, और मैं इस एरिया को थोड़ी देर के लिए A2 का नाम देता हूँ। A2 आ रहा है अपना हाफ इंटू 4 2 इंटू 20 40, और तेरी की ये एरिया तो 40 आ गया। तो बेसिकली दो, ये एरिया ऊपर का है, ये एरिया नीचे का है, तो नीचे का भी अगर आप वर्क डन निकालें W2 कहें उसे, तो वो माइनस का एरिया इंटू दिस 4, एक्चुअली एरिया की वेक्टर क्वांटिटी तो यही माइनस लगा देता हूँ, तो माइनस का 160 जूल आएगा नीचे का वर्क। क्लियर, तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल एरिया अपन जोड़ देंगे A1 प्लस A2, तो टोटल वर्क डन यहाँ पर इस केस में आ गया 0। क्यों 0 आ गया? क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर निकला, ऊपर भी 40 निकला, नीचे 40 निकला। हमने आपको लेक्चर में बताया था कि भाई साहब ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है और नीचे का एरिया नेगेटिव होता है। क्लियर, तो इसलिए ऊपर का एरिया 40 आया, नीचे का 40 आया, रड़म पड़म खत्म। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक अच्छा सवाल जिसमें A वर्सेस X दिया था, बच्चों को आदत होती है F वर्सेस X देखने की। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन मेरे को मेरी रेंज में है या मैंने ज्यादातर देखे हैं आज तक, 10 साल के कैरियर में 9-10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो जितने क्वेश्चन मेरे पास आते रहेंगे या मुझे दिखते रहेंगे, मैं वो सोल्व कर करके आपको लेक्चर के थ्रू देता रहूंगा। तो यहाँ पर एक सवाल और है, एक क्यूबिकल वेसल ऑफ हाइट वाटर पंपिंग आउट वर्क एनर्जी, ये अभी नहीं हो सकता, बाद में करेंगे इसको यार, MGH, क्योंकि अभी मैंने एनर्जी नहीं पढ़ाई। हाँ ठीक है, तो स्प्रिंग का भी वर्क नहीं पढ़ाया अभी, तो फोर्स 20 kg 2 से 6। ठीक है, एक आसान सा सवाल दिख रहा है मुझे, पर आसान नहीं करेंगे यार, अपन सिर्फ अच्छे सवाल ही करेंगे। यहाँ से नहीं, यहाँ से आता है, 6 इधर मिलेंगे। ठीक है, तो एक सवाल है, ए पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ ए प्लैंक, किसी प्लैंक के एक एंड पर कोई पर्सन खड़ा हुआ था, ये रहा। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ ए प्लैंक of mass m length L floating in water, the person moves from one end to another end, stops, work done by normal force is। तो ये यहां से यहां आता है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M, लंबाई L, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पूछा है, ऑप्शन है कैपिटल MGL, स्मॉल MGL, या कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू GL अपॉन M प्लस M, और फोर्थ ऑप्शन है 0। ये और बेसिकली कुछ करना ही नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका वर्क डन क्या होता है 90 डिग्री की वजह से 0। क्लियर, तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बेवकूफ बनाया, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0। अब ऐसा एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, एक स्टूडेंट जो है वो अपने बैग को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, बैग को ऐसे पकड़ा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है जमीन पे, तो 100 मीटर चला, बैग का वजन इतना था, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि बैग को पकड़ने के लिए फोर्स ऐसे लगाया अपन ने, और आगे लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, और उसमें एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, इस वजह से 0। एक और सवाल है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुके हैं, सर्कुलर मोशन में रस्सी बांध के ऐसे ऐसे एक पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो पूछा है कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, तो ये टेंशन लग रही है उसके द्वारा वर्क डन, तो टेंशन ऐसे लगी, डिस्प्लेसमेंट किसी भी वक्त ऐसे हो रहा है, तो अगेन 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन क्या होगा 0। क्लियर, तो ये बात है ना। जैसे कोई सैटेलाइट घूमती है ग्रेविटेशन में धरती के अराउंड, तो उसको भी आप कह सकते हैं वर्क डन क्या होगा 0, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि अगेन वही 90 डिग्री वाला मामला, ऐसे सारे मामले मैंने आपको बताए थे। चलिए अब वापिस से आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन, अरे यार, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होता है, तो ऑप्शन है ऑलवेज 0, ऑलवेज नॉन जीरो, मे बी 0 और नॉन जीरो, नन ऑफ दीज, या तो हमेशा 0 होता है या हमेशा 0 नहीं होता, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट बोलते हैं कि नेगेटिव, है ना, इसमें अभी तो अच्छा नेगेटिव नहीं, सॉरी, 0 और नॉन जीरो की बात चल रही है बस, तो मे बी 0 और नॉन जीरो। बताइए क्या वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ होता है, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क करता है? तो मैं इसको आपको समझाऊं तो आपको और गलती होगा, देखो मैं समझाता हूँ तो आपके मन में और गलतियां होंगी।
स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ब्लॉक किस में हो, रेस्ट में हो। तो जब ब्लॉक रेस्ट में होगा तो उस वक्त आपसे पूछा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या है। जब मोशन हो जाएगा तो काइनेटिक आ जाएगा, और मोशन होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मोशन होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैं तो अभी स्टैटिक ही पूछ रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ बच्चों को लगता है कि इसका आंसर आएगा 0, पर जिसका आंसर 0 नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर हमने कहाँ बोला कि सिर्फ सिंगल ब्लॉक फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि डबल ब्लॉक फ्रिक्शन की बात हो, जैसे कि मान लीजिए नीचे तो स्मूथ है या नीचे फ्रिक्शन हो, पर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे मान लो ये 10 केजी है और ये 20 केजी है, अगर एक सेकंड, तो ये 10 केजी है और ये 20 केजी है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, पानी जिया थी गेट खुद का है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो उससे क्या होगा कि आपने इधर फोर्स लगाया, लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स ने आपने फोर्स लगाया, तो इसमें सूडो फोर्स इधर लगेगा, तो इसे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा इस तरफ। ठीक, मोशन होगा नहीं, हम चाह रहे हैं कि दोनों साथ में जाएं, हम चाहते हैं कि दोनों साथ में हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लग रहा है जिसने सूडो फोर्स को होल्ड किया हुआ है। तो फ्रिक्शन अब ओवरऑल ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, आगे। तो बताइए 10 केजी को कौन आगे लेके जा रहा है, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पीछे गिर जाता। इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वर्क डन कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन था ऑलवेज जीरो, नहीं, ऑलवेज नॉन जीरो, ऑलवेज भी नॉन जीरो नहीं भाई, जीरो भी होता है, मे बी जीरो और नॉन जीरो, हाँ तो ये सही है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जीरो कब होगा, जब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो पीछे स्टैटिक फोर्स होगा, तो मोशन तो हो ही नहीं रहा, मोशन हो ही नहीं रहा, तो इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, 0। पर यहाँ पर देख, टू ब्लॉक फ्रिक्शन में ऊपर वाले पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ कुछ ना कुछ, क्लियर, इसलिए नॉन जीरो। दूसरी बात, अगला सवाल अपने पास ऐसा ही है, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर सेम डायग्राम, बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक इज म्यू, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है, यहाँ पर एक बात और आती है, क्या फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, ये भी सवाल इन दोनों में से बन जाएगा। तो पहले मैं ओरिजिनल सवाल पे आता हूँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, तो आपके ऑप्शंस हैं 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ दिस, तो आंसर है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये आगे जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी आगे लग रहा है, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए सिंगल ब्लॉक होता, सिंगल ब्लॉक जब होता, यहाँ पर न्यू होता, तो आप ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाते तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता, तब यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, माइनस का फ्रिक्शन फोर्स इनटू जो भी मतलब है डिस्प्लेसमेंट डी, तो तब माइनस आता। अभी तो क्या है, क्योंकि आगे लग रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन थे फ्रिक्शन फोर्स के साथ वर्क डन के बारे में बातें करने का। अब एक सवाल है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ऐसे पेंसिल से ऐसे सर्कल को घुमाता रहूं, तो मैं पेंसिल या पेन चला रहा हूं, तो मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम तो करना पड़ ही रहा है। तो अपने को बताया गया कि जो मैं नॉर्मल रिएक्शन देता हूं, वो देता हूं, लेट्स सपोज 10 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन देता हूं जब मैं पेन को इस पे रखता हूं चलाने के लिए। और जो रेडियस है वो लेट्स सपोज 1/पाई है मीटर में, इस सर्कल की रेडियस। ठीक, तो आप बताइए एक चक्कर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और म्यू जो है वो देखा है आपको 0.6, तो कोशिश कीजिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क होगा आपका म्यू इंटू एन, ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, इंटू में आपका पूरा 2 पाई आर डिस्टेंस। लेकिन साथ में एक बात और ध्यान रखना, माइनस पहले ही लगा देना, क्योंकि वैसे तो एक बात बताऊं, इस तरह सवाल में नहीं, 3 माइनस के हैं, एक प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने सवाल में डेटा चेंज किया है, कहीं से इंस्पायर करके क्वेश्चन को डेटा चेंज करके आपको बताया है। तो ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, पेन कॉपी निकाल के सोल्व कीजिए। ठीक है, तो माइनस लगा लेना है, तो आंसर आएगा आपका म्यू 0.6 एन 10 2 पाई, और आर की वैल्यू 1/पाई, पाई ने पाई को मार दिया, 10 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 जूल, 12 जूल इज द आंसर, क्लियर। चलिए अब फिर से एक अच्छा सवाल देखते हैं कि एक पुली है और उस पुली पर एक कैपिटल मास m ऐसे है और स्मॉल मास m ऐसे है, और पुली को ऐसे हैंगिंग किया गया है, और सरफेस से ऐसे ये d दूरी है। आपको बताना है कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन दीज ब्लॉक्स, शायद मैं देख लेता हूँ। The net work done by tension in the figure when the bigger block of mass m touches the ground. नेट वर्क डन मतलब कि इस पर भी और इस पर भी, ये आपको बताना है नेट वर्क डन क्या होगा।
कोशिश कीजिए, ऑप्शंस हैं प्लस का कैपिटल एम जी डी, माइनस का छोटा एम जी डी, माइनस का कैपिटल एम प्लस एम स्मॉल एम इंटू जी डी, या फिर जीरो। इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो आप कोशिश करें, मैं पॉज करके आप कोशिश करें, मैं इसको सोल्व करने वाला हूं, बस इसको मिटाते ही। तो देखिए, इस पे टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। इस पे टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। ठीक। तो अगर ये डी नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, ये डी ऊपर जाएगा। अगर ये डी नीचे आएगा तो ये डी ऊपर जाएगा, रस्सी की लंबाई तो फिक्स है। तो ऐसा जब होगा तो मान लो कि इस पे वर्क डन W1 होता है और इस पे वर्क डन W2। तो W1 जो होगा वो होगा ऊपर जा रहा है, तो टेंशन T इंटू डिस्प्लेसमेंट B। लेकिन W2 जो होगा उसमें क्या हो रहा है, टेंशन तो लग रहा है ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल आ गया, 180 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, माइनस का। तो माइनस का T इंटू डी। तो बेसिकली नेट वर्क डन जो होगा वो होगा W1 प्लस W2, मतलब कि जीरो। ठीक। तो इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, चलिए भाई साहब। हाँ, किसी एक पे पूछे तो बात अलग है, पर उसने नेट पूछा था। चलिए अगला सवाल है। एक बॉडी जो है, एक a boy of mass m tried to string is lowered at a constant acceleration at a vertical distance as the work done by the string will be। ठीक है। एक एक पर्सन है जिसका मास m है और वह एक्सेलरेशन 3g/4 से 3g/4 से नीचे की तरफ आ रहा है किसी रस्सी पे हैंग करते हुए। तो वर्क डन बाय टेंशन आपसे पूछा है। ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन आपसे पूछा है। अगेन इसमें डेटा चेंज हो सकता है, 3g/4 की जगह g/4, g/2, g/3, 2g/3 कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए सिर्फ। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये नीचे आ रहा है तो इसमें टेंशन होगा m इंटू जी माइनस ए। अब ए यहाँ पे 3g/4 है, तो यहाँ पे g में g/3 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ m इंटू जी/4। ये बचा टेंशन। अब टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, h हाइट से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन होगा माइनस का mgh/4। माइनस क्यों, क्योंकि भाई साहब टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, थीटा 180 डिग्री की वजह से। क्लियर। तो ये था एक छोटा सा सवाल। अब आगे देखें, एक अच्छा सवाल यहाँ पर दिख रहा है कि एक ब्लॉक है जो जिसपे ऐसे ऐसे किसी भी जगह से ऊपर से आया, उसका मास m है और ये h हाइट थी, h हाइट से आया। आपसे बोला है कि जब वो नीचे आया तो उसकी स्पीड जीरो थी, ऐसा शायद से आपसे बोला है। मैं देख लेता हूँ, अभी बड़ा सवाल है। A object of mass m sliding down hill of arbitrary shape after traveling certain distance because of friction, the work done on the friction must perform to return the object to। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा अच्छा, तो नीचे आया और यहाँ पर आके रुक गया। तो आपको बताना है यहाँ से भी रेस्ट से ही चला था और यहाँ पर भी रेस्ट में ही आ गया फाइनली भी। तो आपको बताना है कि चलो नीचे तो ये आ गया, अब इसको ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस हैं mgh, mgh, 2mgh, 0 या नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शंस हैं, आप कोशिश करें, जब तक मैं मिटा के वापस बताता हूँ आपको। चलिए, तो क्या हो रहा है कि जब ये नीचे आया तो आप ये समझिए कि एक्चुअली हमने वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़ी ही नहीं है। मैं उससे पहले पहले की इंफॉर्मेशन के आधार पर ही क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब वो पढ़ लेंगे तो और इजी हो जाएगा काम, बात है। तो अभी अपन सिर्फ वर्क के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर ये नीचे आता, पर इतना तो पता है कि एनर्जी चेंज होती, वेलोसिटी बढ़ती इसकी, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे होता तो। लेकिन जब मैंने देखा कि ऊपर रेस्ट नीचे रेस्ट, इसका मतलब जो भी एनर्जी बनी, जो होनी चाहिए थी, वो खर्च हो गई फ्रिक्शन में। तो आपको समझना होगा कि वर्क डन, हालांकि ये सवाल अभी भी तो आगे का ही है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे माइनस का mgh हुआ होगा, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी तो mgh है। क्योंकि एक बात बताओ, mg कहाँ फोर्स लग रहा होगा, इसका mg फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ
नीचे, और आप mg किधर लग रहा है नीचे, तो इसलिए ग्रेविटी का वर्क डन तो क्या होगा mgh। अब आप ये समझिए कि जो वर्क डन पॉजिटिव हुआ था उसको खत्म किया नेगेटिव ने, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस mgh है। क्लियर? ओके। पर जब मैं इसे क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है ऊपर, और ग्रेविटी वाला फोर्स कहाँ लग रहा था नीचे, स्लाइड होके आ रहा था। लेकिन जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा और ग्रेविटी वाला भी नीचे लगेगा, तो मुझे दो दो फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ेगा, तो इसलिए ग्रेविटी वाले खिलाफ भी मुझे ही करना पड़ेगा और फ्रिक्शन वाले खिलाफ भी मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन बाय मी ऊपर ले जाने के लिए वो 2mgh करना पड़ेगा, 2mgh करना पड़ेगा। ठीक है? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई ग्रेविटी वाला तो करना ही करना था मुझे, और फ्रिक्शन भी बाद में। आपको पता है फ्रिक्शन क्या करता है, बाबा श्याम की तरह हारे का सहारा है। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो ऊपर लग रहा था, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तब नीचे लगेगा। क्लियर है क्या? तो इस वजह से इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए अभी अपन वर्क के तीसरा ही लेक्चर बना रहे हैं। अपना क्या मोटो होता है आप सब जानते हो, अपने प्ले लिस्ट में जाके देखिए। पहले मैं पढ़ाता हूँ अपने हिसाब से, क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं उसी वैरायटी की कुछ जो बुक्स होती हैं खास, इंडिया में जो खास किताबें चलती हैं उनके क्वेश्चन, कुछ डेटा बदल के कुछ डायरेक्ट ये क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद नीट या एम्स लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ, कभी कभी साथ साथ कराते, जैसे वर्क छोटा टॉपिक था सेपरेट तो उसको सेपरेट ही कर दिया। उसके बाद जेई मेंस के क्वेश्चन कराता हूँ, तो इस लेवल तक अपन जाते हैं। और क्वेश्चन जब तक एक टॉपिक पे करीब करीब मैं 100 करा देता हूँ, एक छोटे टॉपिक जैसे वर्क है, वर्क में भी शायद मैंने अभी तक 30 के आसपास करा दिया हूँ, 30-40। वैसे करते करते हर टॉपिक पर अपन ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक? कोई भी दिक्कत हो नीट जेई मास्टर क्लास चैनल पे टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हो। अब अगला जो है सवाल, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कांस्टेंट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लगता है और 100 न्यूटन का लगता है, और इससे उसने 600 जूल का वर्क कर दिया। लेकिन कंडीशन, सवाल 10 लाइन का है, मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत बड़ा सवाल है, 10 लाइन का है। ठीक? बस मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जितना एक्स एक्सिस में गया उतना ही वाई एक्सिस में गया और उतना ही जेड एक्सिस में गया, और एक बार पहले एक्स एक्सिस में गया, फिर वाई एक्सिस में गया और फिर जेड एक्सिस में गया। क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट फाइनली क्या क्या होंगे। तो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ए कोमा ए कोमा ए होंगे। अब आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2 2 2 4 4 4, इस तरह के ऑप्शन है, तो जो भी आ जाए आप बता दो मुझे। पहले वो ले गए एक्स एक्सिस में ए, फिर वाई एक्सिस में ए, फिर जेड एक्सिस में ए, और फोर्स 100 न्यूटन लगता रहा हर बार। तो सिर्फ वर्क डन बाय एक्स एक्सिस अगर आप देखेंगे तो 100 न्यूटन इंटू ए, वर्क डन इन वाई भी क्या होगा 100 ए, वर्क डन इन जेड भी क्या होगा 100 ए। तो कुल मिला के जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा 300 इंटू ए, जो कि आपने पहले 600 जूल दे रखा है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,2,2,2। क्लियर है? तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम ऑलरेडी। इसमें इस तरह के एक्चुअली गुड इसलिए कह सकते हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं है, पर इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था, पढ़ने में देखने में क्या करना है, तो इसमें समय खर्च होता है। एकदम लल्लू होता है जो एक लाइन का और इजी भी हो, तो इसमें 8-10 लाइन का सवाल था। अगेन गुड क्वेश्चन भाई साहब। तो एक ये है इंक्लाइन प्लेन और एक ब्लॉक है। देखिए अपना क्या है कि यार कभी कभी एक दो मिक्सिंग के साथ इजी भी कराते हैं, कभी अच्छा भी कराते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाने चाहिए। एक मास कैपिटल एम है और उसका थीटा ये है, और उस पर एक फोर्स लगाया गया, एक इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स लगाया गया, और जो इंक्लाइन प्लेन पूरा का पूरा जो है वो एक्सेलरेशन जी टेन थीटा से आगे जा रहा है, ऐसा आपको बता दिया गया है डायग्राम में इंफॉर्मेशन। ओके? The whole wedge and the block system is moving as shown in the figure. Block of mass m is not slipping on the wedge. जो ये m है ये स्लिप नहीं कर रहा है, not slipping, ये स्लिपिंग नहीं कर रहा है, not slipping, क्लियर, स्लिप नहीं कर रहा है on the wedge. Then which of the following statement is correct? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको ये बताना है। क्लियर? तो भाई साहब पहला ऑप्शन है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कोई एक ही करेक्ट है, बाकी तीन गलत है। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो बेटा आपको याद होगा पूरा का पूरा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है।
आपको एनएलएम में मैंने पूरा पढ़ाया था, आप जाके देख सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में आई थी mg अपॉन कोस थीटा, डिटेल से मैंने आपको सारी बातें बताई थी। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन क्या आई थी mg पर, मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है तो आप करके देख लेना। mg कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ऐसा कुछ आया था, इसमें ए की जगह जी टेन थीटा रखा था, सॉल्यूशन एलसीएम लिया था तो ये बना था। क्लियर, ए की जगह रख दिया था जी टेन थीटा। किसी को डाउट हो या कोई नया बच्चा हो तो अभी करके देख सकता है। तो उससे बनता है नॉर्मल रिएक्शन एम जी बाय कोस थीटा। अब जो एम जी बाय कोस थीटा है उसके द्वारा एक अणु किधर आ रहा होगा, ऐसे नॉर्मल ऐसे। तो कह रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्कडन है वो जीरो है। फिर से पढ़ देता हूँ, वर्कडन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो। ठीक, चलो मैं इस पे अभी कमेंट नहीं करूंगा, सही है गलत है आप सोचते रहिए। दूसरा ऑप्शन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक इज नॉट जीरो। जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन है ब्लॉक पर वो जीरो नहीं है, मतलब वो कुछ है। चलिए देखते हैं। देख, अगर मैं कह रहा हूँ कि जी टेन थीटा चल रहा है तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी। इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ फोर्स को बैलेंस कर लेता है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ही नहीं है। ये तो एनएलएम में पढ़ा था, बिना फ्रिक्शन का फ्रिक्शन शुरू भी नहीं होता तब की बात है। तो ये तो रेस्ट में ही है, तो इसको तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। डायलॉग ना सनी देओल का, ये मजदूर का आतकातिया लोहा पिघला कर लोहे का आकार बदल देता है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ये ब्लॉक कह रहा है कि भाई ये जो मैं ब्लॉक हूं ये बिना फ्रिक्शन के भी, अगर तुमने जी टेन थीटा दे दिया तो बिना फ्रिक्शन के भी मैं रेस्ट में रह सकता हूँ, मुझे किसी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं। क्लियर। तो फिर कातिया का डायलॉग आपको पता ही है। तो अब इसमें क्या बोला गया है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक इज नॉट जीरो। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक इज नॉट जीरो। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऑफ कोर्स मैं को पहले से आपको समझाया था पूरा कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है तो बस उसका वर्क डन जीरो है या नहीं जीरो है, इसी पे काम खत्म हो जाएगा। तो आप समझिए कि पार्टिकल पूरा इधर डिस्प्लेस्ड हो रहा है और नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे कुछ भी हो, कोई तो कंपोनेंट आएगा इसका, इसका कोई तो कंपोनेंट इधर आएगा एन का, तो उसकी वजह से वर्क डन हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही पाएगा कि भाई साहब वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कुछ ना कुछ है, वो जीरो नहीं है। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू तीन के बीच में वर्क डन बताना है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे जल्दी की जल्दी। एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस सॉरी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस फाइव एक्स, लिमिट रखेंगे जीरो से थ्री। तो भाई साहब अपर लिमिट तीन तीन तिया नौ प्लस तीन तिया नौ तिया 27/2 13.5 माइनस 5 तिया 15, तो डेढ़ तो इसमें से गए 7.5, 7.5 जूल है। तो भाई साहब 7.5 जूल का है, बिल्कुल सही। और चलिए एक और दिख रहा है मुझे, 0 से 6 के बीच में एक सवाल था यार, उसमें डिग्री चलिए यहाँ से ये हो गया। अब और देखते हैं अपने पास वैरायटी कुछ और नहीं बच रही है तो, वरना फिर अगला लेक्चर जेई मेंस का ही करेंगे। डॉट प्रोडक्ट वाले सारे मैंने करा दिए, कोई नई वैरायटी हो तो ही बात करें, नई वैरायटी होगी तो ही बात करेंगे। ए बॉडी मूव डिस्टेंस 10 मीटर, स्ट्रेट लाइन एक्शन वर्क डन देन एंगल बिटवीन। अरे यार लल्लू सवाल। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग बॉडी इट्स मोशन इज रिटार्डेड देन वर्क डन इज। मोशन रिटार्ड कर गया, किसी मूविंग बॉडी पे वर्क डन हुआ और जो बॉडी है वो रिटार्ड कर गई। तो अपने को बताना है कि वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो बेसिकली बॉडी जो है वो रिटार्ड कर गई थी, इसका मतलब फोर्स उसको रोक रहा है, तो नेगेटिव। तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बॉडी उधर जा रही है बट वो रुक रही है, इसका मतलब फोर्स उधर लग रहा है। इसके अलावा बाकी तो एरिया वाले सवाल ही हैं। एक सवाल शायद ये अच्छा लग रहा है यार, हाँ ये एक अच्छा सवाल मिल गया है, और वो अपना अपना तीसरा लेक्चर यार, अपन सिर्फ सिर्फ वर्क के क्वेश्चन करे जा रहे हैं। ये सब जो मैं इतने सवाल मैंने कराए हैं किसी और जगह या किसी और इंस्टीट्यूट में या ऑफलाइन ऑनलाइन में इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता अभी तक, तो एनर्जी खत्म हो गया होता। और ये तो सिर्फ वो क्वेश्चन है जिसमें अभी एनर्जी के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है। ऐसे वैरायटी की और भी आएंगे काइनेटिक थ्योरम के साथ मिलाकर। अभी सिर्फ और सिर्फ वर्क ओनली, एरिया अंडर करो, डॉट प्रोडक्ट या इंटीग्रेशन, तीन वैरायटी अपन ने कवर करी है।
बने रहिए चैनल पे, ऐसे अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। एक और सवाल मुझे मिल गया है कि एक पुली है, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर लोहे का आकार बदल देता है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं। या मर्दों में रहो शेर की तरह, पिंजरे में आकर कुत्ता भी शेर बन जाता है कातिया। मेरा फेवरेट डायलॉग है, पता नहीं शायद 50-100 बार देखी होगी मैंने मूवी। खैर, a light inextensible string that goes over a smooth fixed pulley as shown in figure connects two bodies of this taking g इतना find work done by string on the block of mass 0.36 kg। तो इस पर वर्क बताना है, इस पर वर्क बताना है ना, वर्क डन बाय स्ट्रिंग, वर्क डन बाय स्ट्रिंग, रस्सी के द्वारा इस पर वर्क डन बताना है। मैं बताता हूँ कितने कितने देर में। फर्स्ट सेकंड आफ्टर द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द सिस्टम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अभी रेस्ट से छोड़ेंगे तो समय 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। चलिए कोशिश कीजिए 1 सेकंड के अंदर आपको करना है। अगर कोई और सवाल हो तो मैं वो भी देख लेता हूँ, जब तक आप इसको कीजिए। बस बाकी तो एरिया प्लस माइनस ये सब तो मैं सवाल करा दिए। हाँ भाई, तो दो दो तीन सवाल और बचे हैं बस। ठीक है, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एनएलएम में आपको पढ़ाया था, जब भी मास का रेशियो 1:2 हो तो एक्सेलरेशन g/3 होता है। और g/3 एक्सेलरेशन है तो इसमें ऊपर की तरफ टेंशन क्या होगा, टेंशन होगा इंटू m इंटू g/g+a। तो 4g/3 तो m मतलब 0.36, 4g मतलब 40 डिवाइड बाई 3, 12×3 = 36, 12×3 = 36, 4.8 न्यूटन ये है टेंशन। तो वर्क डन होगा, उसके लिए आपको टेंशन और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको करना पड़ेगा यूटी प्लस हाफ AT², ए की वैल्यू थी g/3, तो हाफ इंटू A इंटू T²। तो ये आता है 5/3 डिस्प्लेसमेंट रख देंगे यहाँ पर। तो 4.8 इंटू 5/3, 16×3 = 48, 16×5 = 80, 8 जूल, 8 जूल आता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अच्छा उस पेज पे रह गया, 8 जूल, हाँ बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन था 8 जूल। क्लियर, तो इस तरफ के सारे सवाल हो गए। एक छोटा सवाल और है, चलिए। तो थंबनेल के लिए छोटा सा पोज तो दे दें यार, क्या है कि थंबनेल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है नहीं तो। सो इट्स ए गुड क्वेश्चन। चलिए, तो अब अगला सवाल करें। कोई बच्चा भी सोचता हो भाई मैं एक साइड के लिए पोज इसे देता हूँ कि थंबनेल की इसमें से फोटो निकाल के थंबनेल पे लगा दें, तो बिना थंबनेल के तो फिर मजा ही नहीं आता। हाँ भाई, अब वो एक्सपर्ट तो है नहीं यार, छोटे मोटे यूट्यूब चैनल वाले आदमी हैं अपन, सिर्फ बच्चों की हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं सोल्व। अगर आपको देखना है तो आपके लिए फायदा ही होगा। खैर, तो क्या था, ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड, देखिए ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बेसिक नीड है। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ फिर से, ये बेसिक नीड है। पहले मैं पढ़ा दूँ थ्योरी के साथ, कुछ क्वेश्चन करा दूँ, फिर कुछ इधर उधर के चटर पटर सॉल्व कराऊँ, कुछ अच्छे कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाले, कोई न्यूमेरिकल वाले। फिर मैं नीट एम्स लेवल के सवाल जो इतने मेरे पास है वो करूँ। उसके बाद फिर मैं जेई मेंस करवाऊँ। फिर जब ये सेक्शन एक बार खत्म हो जाएगा, सारा मेरा कंटेंट एक बार यूट्यूब पे चला जाएगा, फिर मैं उसी की प्लेलिस्ट में ऐड करा करूँगा। लाइक कोई अच्छी किताब उठाई, कोई आईआईटी लेवल की किताब उठाई, एकदम अननोन नए नए क्वेश्चन, फिर उनके क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अलग से इसी में डालता रहूँ। जैसे मान लो कि वर्क में 15 लेक्चर लगे, वर्क एनर्जी पावर में, तो 16-17 प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा उसी हिसाब से। तो अपन बाद में और भी हाई लेवल क्वालिटी करेंगे, पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाए। वरना तो क्या होता है कि जैसे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया 22 लेक्चर हो गए हैं सवा सवा घंटे के, पर अभी तक उसमें इंस्ट्रूमेंट बाकी है, तो 25-26 लेक्चर जा रहे हैं बताओ, वो भी ऑनलाइन के मेरे 25-26 लेक्चर ऑफलाइन के 30-35 के बराबर है। ये मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि ऑफलाइन में लिखने का समय देते हैं, बच्चों को करने का समय देते हैं, फिर अपन करते हैं, फिर बच्चे लिखते हैं।
फिर दूसरा सवाल बोलते हैं, फिर बच्चे लिखते हैं, फिर सवाल करने का समय देते हैं, फिर अपन करते हैं, फिर बच्चे लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम होता है। जबकि इसमें क्या है, लिखा मिटाया, खासकर लाइव में। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो बात अलग है। खैर, तो 100 ग्राम का पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। इसको 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है और ये 100 ग्राम का ब्लॉक है, तो ऊपर की तरफ फेंक दिया जमीन से। ठीक, अब आपको बताना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, इस पे कितना वर्क किया। ऑप्शन है माइनस का 0.5 जूल, और माइनस का 1.25 जूल, और माइनस का प्लस का 1.25 जूल, और माइनस सॉरी प्लस का ही 0.5 जूल। तो बेटा मैं तो ऐसा, मेरा तो ऐसा मानना है, आप लोग पॉज करके सोल्व करें। कर लिया, पॉज करते हैं और सोल्व करें। मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब वर्क डन का ग्रेविटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर। एच क्या होगा, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, यू स्क्वायर बाय 2g। यू कितना है, 5, 5 5 25 बटा में 20, तो एच की वैल्यू ये आ गई। और वर्क डन क्या होगा, फोर्स, फोर्स है एम जी, एम है 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो वही 0.1, 0.1 इंटू जी 10, ये फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 बटा में 20, तो 20 दो दो, अरे यार क्या बना 10, ये तो एक ही बन गया। यही आंसर है 25 बटा में 20, 1.25। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कहा था कि फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो आंसर आएगा माइनस का 1.25। मैंने पहले कह दिया प्लस वाला ऑप्शन तो पहले ही कट कर दो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, है ना, क्वेश्चन सोल्व होने के बाद। चलिए, अब अगला सवाल है, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन। एक बॉल को टावर से छोड़ दिया, तो गति के दौरान पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में वर्क डन का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, इसको सोल्व नहीं करना है आपको। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में जो दूरियां चलते थे वो चलते थे 1:3:5, तो एम जी से गुणा करेंगे तो एम जी तो सबका सेम है, तो एच एच एच, तो आंसर क्या आएगा 1:3:5। क्लियर। अगला सवाल है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स। सबको पता है वर्क, और ऑप्शंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल वर्क, सॉरी टोटल वर्क, टोटल फोर्स, मोमेंटम। तो ऑफ कोर्स टोटल वर्क, है ना, उसमें पॉजिटिव ऊपर का, नीचे का नेगेटिव होता है। ए बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव इन द वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्ट टू ए फोर्स। एक बॉडी कंस्ट्रेंड है सिर्फ वाई डायरेक्शन में चलने के लिए, और उस पर फोर्स लगाया गया है 2 15 6, 2 आई के, 15 जे के, और 6 के न्यूटन। और वो कंस्टेंट है केवल वाई डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो सकता है। कंस्टेंट मतलब होता है वाई डायरेक्शन में ही चल सकती है बॉडी, ऐसा बता दिया गया है। तो आपको बताया है द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज मूविंग ऑन द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर। तो 10 मीटर चलाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स वाई डायरेक्शन में चल सकती है, तो वाई में ही चलाना, तो वाई वाला फोर्स उठा लो, तो वर्क डन आएगा 15 × 10, 150 जूल। अरे भाई वाई में चल सकती है तो वाई का फोर्स आएगा ना यार, 150 जूल। ऑप्शन थे 100, 150, 120। तो इस तरीके से यार अब काफी क्वेश्चन हो चुके हैं वर्क के। आई थिंक नीट जेई मेंस लेवल के लिए हिसाब से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मेरे तीनों लेक्चर देख लो, ये प्योर वर्क के ऊपर बात थी। अभी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाने के बाद फिर वर्क के सवाल करवाऊंगा, पर वो वर्क और एनर्जी से संबंधित होते हैं। ये सिर्फ प्योर वर्क जिसमें डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वाइज काम आता है। एक सवाल और यार मेरे को काम याद आ गया, एक सवाल और करवाता हूँ। वो मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, बट मुझे याद आ रहा है कुछ, तो मैं उसके जैसा बना लूंगा। एक अच्छा सवाल था। एक ऐसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, और उस पे जो फोर्स है वो फोर्स है 5 I के प्लस 7 J के माइनस 3 K के, ये है। और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 2 I के प्लस 4 J के प्लस लेट्स सपोज क्या करूं इसमें, Z K कैप। और आपसे बोला गया कि जो इसने वर्कडन किया वो जीरो किया। आपसे कह दिया गया है कि वर्कडन क्या हुआ है, जीरो, जीरो वर्कडन हुआ है। तो बताइए कि ये जेड क्या है। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि सवाल किस चीज का है। सवाल है डॉट प्रोडक्ट का, जो कि अपने वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो भी जो दो दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो वर्कडन क्या आ रहा है, जीरो, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब परपेंडिकुलर है। तो
करिए डॉट प्रोडक्ट जीरो, 5 दूनी 10, 7 चौकी 28 माइनस 3 इंटू जेड इक्वल टू 0, 10 और 8 उधर चले जाएंगे 38, तो 38 बटा में 3। तो बस कॉन्सेप्ट बताना था मुझे आपको, इस तरह से भी चीजें आती रहती हैं। जेड की वैल्यू आई 38 बटा में 3। तो कहने मतलब ये है कि बेटा अपन क्वेश्चंस और भी लाते रहेंगे, सीरीज क्वेश्चन डालते रहेंगे। फिलहाल अपने इतने काफी हैं, अब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर अपना आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं अभी। अगर जेई मेंस में इतने क्वेश्चन है कि एक लेक्चर बन सकता है, तो वो भी प्योर एरिया वगैरह ये सब सवालों के, तो ठीक है। अदरवाइज अपन उसको कंटिन्यू थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। वर्क काइंड एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, पहले एनर्जी पढ़ेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए नीट जेई मास्टर क्लास, और दोस्तों के साथ फॉलो, इसको शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट चैनल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चन आप अभी तक जो मैंने पढ़ाया है जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, चाहे वो लाइव क्लास के हों, चाहे वो रिकॉर्डेड हो। एक ही आई मीन एक कॉन्सेप्ट पे या एक टॉपिक पे या एक चैप्टर पे मेरे जितने सवाल इस यूट्यूब पे शायद ही किसी ने करवाए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।